नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पंकज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्टली देखा जाए, क्षेत्रफल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयत। तो आयत के बारे में हम लोग जानेंगे आयत क्या होता है। तो सबसे पहले आयत की परिभाषा क्या होती है। आयत में दो चीज़ आपको दिखाई देगा, लंबाई और चौड़ाई। तो ये लंबाई हो गई लेंथ और ये हो गई चौड़ाई बी, यानी कि लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। और बीच का एक होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, विकर्ण। इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। तो आयत की परिभाषा है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी। और जो चार आपको लंब जो दिखाई दे रहा है सीधा, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बने और लंबाई और चौड़ाई क्या हो, लंबाई आपस में बराबर हो और चौड़ाई आपस में बराबर हो, उसको आयत कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। जो भी लंबाई आपकी दी हुई, जैसे लंबाई 3 है, चौड़ाई अगर 4 है, लंबाई 3 है, चौड़ाई 4 है, 3 चौका 3 गुणे 4 मतलब 3 चौका 12, 12 स्क्वायर मीटर। मीटर में दिया रहेगा तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में दिया रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी जिसमें मात्रक दिया रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। उसी तरीके से उसका परिमाप क्या होता है। तो परिमाप की वैल्यू सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले देखा जाए परिमाप होता क्या है, जैसे जहाँ से चलना स्टार्ट किया वो चलते 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 फिर उसी सिरे पे आपने आ गया, जितनी दूरी आपने चल कवर कर लिया वो होता है परिमाप। तो आयत में उसको परिमाप बोला जाता है। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये लंबाई चला, लंबाई के बाद इतना चौड़ाई चला, फिर लंबाई चढ़ा, फिर इतना चौड़ाई चढ़ा, यानी कि लंबाई 2 चला और 2 चौड़ाई चला, 2 चौड़ाई के बराबर चला है, यानी कि उसके अनुसार 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। मतलब कि अगर आपको आयत का परिमाप का सूत्र अगर याद नहीं है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, अगर लंबाई और चौड़ाई केवल मालूम है तो केवल लंबाई मान लीजिए ये 3 है, लंबाई मान लीजिए 3 है और ये 2 है, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया 3, फिर यहाँ चला 2, 3 2 5, ये 3 3 5 3 8 8 2 10। इस तरीके से टोटल वैल्यू आप ऐड कर लेंगे तो परिमाप की वैल्यू हो जाएगी। यानी आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद देखा जाए आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, जो ये होता है आयत का विकर्ण। जैसे मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, ए डी। यहाँ ये विकर्ण हो गया ए डी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो विकर्ण जो कटता है समद्विभाजित करता है, जैसे यहाँ पे ये बीचों बीच काटता है, ये बीचों बीच, यानी कि ये डिग्री कितनी हो गई 90 डिग्री, ये डिग्री कितनी है 90 डिग्री। इस तरीके से ये क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजाएं को क्या बोला जाता है, कर्ण, जिसमें लंब और कर्ण आधार दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यही तो इसलिए कहते हैं ये समकोण त्रिभुज, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजाओं को क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने ये बंद कर लिया, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, बी डी की आयत का विकर्ण निकालने के लिए, ये एक तरफ में क्या है, कर्ण है, तो ये वैल्यू मेरे को पता है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। और ये क्या है, 2 है तो ये भी 2 है, तो 3 और 2 ये मुझको मालूम है। तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बी डी की वैल्यू यानी आयत का विकर्ण, ये कर्ण इजकल टू कर्ण वर्ग
कर्ण वर्ग इजकल टू लंब वर्ग धन आधार वर्ग, यानी कि 2 के स्क्वायर और प्लस ये 3 का स्क्वायर, 2 दूनी का 4, तितरी का 9, 9 4 13, कणी में 13, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी कणी में 13। उसके अनुसार आयत का विकर्ण इजकल टू क्या होता है, आयत का विकर्ण इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। आयत का विकर्ण इजकल टू कणी में लंबाई स्क्वायर, सूत्र हो गया कणी में लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लीजिए आप लोग, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। आयत का विकर्ण इजकल टू कणी में लंबाई के स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, ये आपका आयत का विकर्ण हो जाएगा। तो अब जैसे क्वेश्चन जैसे पूछ दिया कि एक कमरा ही है, क्या आयत है, ये एक फील्ड है, कोई आयत है, एक दे दी जाए, एक आयत की लंबाई समथिंग, एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, इस पर एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया, ठीक है, ये मान लीजिए दे दिया ये दे दिया 5 और ये दे दिया 4, ये 5 मीटर और ये 4 मीटर, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण, लंबाई और चौड़ाई मालूम है, लंबाई कौन सा है 5 मीटर और चौड़ाई क्या है 4 मीटर, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा। तो ठीक है, तो विकर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर निकालेंगे। आयत का विकर्ण इक्वल टू कणी में लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई, यानी विकर्ण इक्वल टू कणी में लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 5 25 प्लस 4 चौका 16, तो 6 5 11 1 2 1 3 1 4, मतलब कणी में 41, किसकी वैल्यू कणी में 41 हो जाएगी। किसी कंडीशन में दिया रहेगा एक, या तो लंबाई और चौड़ाई में दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी रहेगी और उसका विकर्ण दिया रहेगा, और पूछ लिया जाएगा अगर लंबाई दिया रहेगा तो चौड़ाई पूछेगा, चौड़ाई दिया रहेगा तो लंबाई पूछेगा, और उस सेंस में आपको विकर्ण दिया रहेगा तो वैल्यू इजीली निकल जाएगा। उस सेंस में कैसे आप लोग निकालेंगे, जैसे ये क्या हो गया आयत, ठीक है, ये आपको मालूम दे दिया 10, ठीक है, ये वैल्यू नहीं मालूम है, ये वैल्यू नहीं मालूम है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये वैल्यू बराबर होगी, ये वैल्यू हमको मालूम नहीं है, और ये वैल्यू दे दिया हुआ है, ये वैल्यू मान लीजिए कि दे दिया हुआ है, ये वैल्यू मान लीजिए कि 8 दे दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू 8 दे दिया हुआ है। अब ये वैल्यू पूछेगा तो उस संदर्भ में ये वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, विकर्ण दिया है, आयत का विकर्ण इसको लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर, तो आयत का विकर्ण यानी 8 इजकल टू कणी में लंबाई स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस चौड़ाई स्क्वायर नहीं मालूम है, चौड़ाई लिख दो या एक्स लिख दो, एक्स स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लिया जाएगा। 8 8 दोनों को स्क्वायर करने पे 8 8 64 इजकल टू कणी हट जाएगा, यानी 100 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू उस तरीके से माइनस करके एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से अगर विकर्ण दिया रहेगा, कोई एक वैल्यू लंबाई चौड़ाई अगर दिया रहेगा तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखा जाए हम लोग, आयत हो गया आपका, अब थोड़ा हम लोग देखा जाए वर्ग, आयत के बाद वर्ग, वर्ग 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 मान लीजिए कि वर्ग में सबसे पहले क्या होता है, वर्ग में आयत में क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर एक दूसरे से चारों, अगर एक भुजा अगर दिया गया है वर्ग की, अगर एक भुजा मालूम है तो उसकी चारों भुजा समथिंग वही रहेगी, यानी कि मान लीजिए कि इसकी भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, उस सेंस में। तो वर्ग की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो उस तरीके से। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, अभी आयत का क्षेत्रफल आप लोगों ने देखा था लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए आपको नहीं मालूम है, ठीक है, आयत वर्ग का क्षेत्रफल नहीं मालूम है, तो उस तरीके से लंबाई गुणे चौड़ाई, मान लीजिए लंबाई क्या है ए है, चौड़ाई क्या है ए है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब ए गुणे ए, तो क्या हो गया ए गुणे ए मतलब ए स्क्वायर हुआ,
यानी वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू ए क्या है, भुजा है आपकी, यानी भुजा के स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल अगर वर्ग का क्षेत्रफल अगर दिया रहे, भुजा पूछे या किसी वर्ग की भुजा दी रही और क्षेत्रफल पूछे, मान लीजिए कि भुजा अगर मान लीजिए कि 6 दिया रहेगा तो तुरंत 6 गुणे 6 यानी 6 6 का 36। वर्ग के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 6 का 36, ठीक है ना। मान लीजिए किसी वर्ग की क्षेत्रफल दिया रहे, ये मान लीजिए कि ये नहीं मालूम है, ये मालूम नहीं है और इसका क्षेत्रफल दे के रखा ये 36, इसकी क्षेत्रफल दे के रखा, ये पूरी इसके क्षेत्रफल क्या है 36, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और इसकी भुजा आपको मालूम करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा के स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 36 बराबर भुजा मतलब x मान लिया जाए, x का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है तो इसके माथ में आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी 36 का 1/2 इक्वल टू x। 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 यानी x। यानी कि वर्ग की भुजा आपको पता चल गई कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा x। इस सेंस में आपको क्वेश्चन दे सकता है। अब थोड़ा सा ये देखा जाए, वर्ग के हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ग की बात कर रहे हैं। तो अभी तो केवल वर्ग की क्षेत्रफल और भुजा के बारे में बात हुई, थोड़ा सा वर्ग की विकर्ण के बारे में बात कर लिया जाए। ये वर्ग का विकर्ण हो गया। अगर कुछ यहाँ नहीं तो ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है ये 90 डिग्री, ये पूरा ले लिया 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री। अब देख लीजिए इसको अब बंद कर लीजिए यहाँ पे। अब ये वैल्यू कितनी होगी, जैसे मान लीजिए ये हो गया B और ये C और ये D, तो ये BD की वैल्यू क्या होगी, BD यानी वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण यानी कि अभी हमको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे इसको बंद कर लिया है, क्या दिखाई, ये वैल्यू क्या है, कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये कर्ण स्क्वायर, कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, कणी में लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो BD की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। a स्क्वायर का जब वर्गमूल बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा और ये बाकी कणी में 2, यानी कि ये क्या है, भुजा है, भुजा कर्ण में, यानी कि वर्ग का विकर्ण का सूत्र लिख लीजिए, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू भुजा कणी में 2। वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, भुजा कणी में 2। अब मान लीजिए कि वर्ग की भुजा नहीं मालूम है, वर्ग की भुजा नहीं मालूम है। अब क्वेश्चन में दे रखा है यदि किसी वर्ग का विकर्ण क्या है 6 कणी में 2 है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 6 कणी में 2 है तो उसकी भुजाएं क्या होंगी, उसकी भुजाएं क्या होंगी। जैसे मान लीजिए ये रूट दे दिया, जैसे आपको वर्ग का विकर्ण ये मालूम नहीं है, ठीक है, ये क्या है 6 कणी में 2, ये वर्ग का BD की वैल्यू दे के रख दिया 6 कणी में 2, तो वर्ग की भुजाएं क्या होंगी। तो वर्ग का विकर्ण अभी मैंने बताया, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू भुजा कणी में 2। तो वर्ग का विकर्ण का वैल्यू 6 कणी में 2 इक्वल टू भुजा कणी में 2। तो कणी में 2 से कणी में 2 कैंसिल हो गया, तो भुजा की वैल्यू कितनी हो गई, भुजा की वैल्यू 6 हो गई। तो उस सेंस में इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। यानी कि आयत और वर्ग में यही अंतर है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बाकी आयत और सेम, वर्ग और क्या है, सेम है। तो आयत और वर्ग आपका कैंसिल हो गया आपका। इसके बाद हम लोग देखा जाए त्रिभुज। ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज देखा जाए। त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज में बात किया जाए, त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे घिरी हो, ऐसे घिरी हो, ऐसे घिरी हो, ऐसे घिरी हो, ऐसे घिरी हो, उसका शेप कुछ भी, लेकिन आपको कहीं पे 3 भुजाएं ही देखने को मिलेगी। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है।
तो त्रिभुज मालूम हो गया कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का प्रकार देख लिया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ये ए, बी और सी। आपको इस त्रिभुज में सबसे पहले दिखाई देगा कि 3 भुजाएं दी हुई है और एंगल भी दिया होगा। एक एंगल यहाँ पे दी रही है, क्या है, अगर ये सीधा परपेंडिकुलर एकदम बिल्कुल है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके 3 भुजा जब घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं तो 3 भुजाएं हैं तो 3 कोण भी आपको देखने को मिलेगा। और 3 कोण में से अगर एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। उस त्रिभुज को, इसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या है कि भुजाएं अगर निकालनी हो तो आप लोग को मालूम है ये क्या है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजाओं का क्या है, कर्ण। तो ये हो गया आपकी कर्ण। ये क्या है, लंब या ऊंचाई, और ये क्या है, आधार। लंब को ऊंचाई भी बोला जा सकता है, जो सीधा यानी उसकी ऊंचाई है। और ये जो ये है हॉरिजॉन्टल जो है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बाबू 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर मान लीजिए आपसे दे दिया कि एक त्रिभुज का आधार, जैसे क्वेश्चन कर दिया, एक त्रिभुज का आधार क्या है 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर, और वो 90, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो ये आपको स्पष्ट कर रहा है कि वो त्रिभुज क्या है, वो समकोण त्रिभुज है। तो जब आपको ये पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज ही है तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, ये तो फर्स्ट हो गया, ये अलग एक समकोण त्रिभुज हो गया। ट्रायंगल में 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होते हैं विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज पे हम लोग बात करेंगे। समबाहु, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि बराबर भुजाओं वाले की आकृति को क्या कहते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए कि ये दिया रहा है ए, बी और सी, ए, बी और सी, यानी कि ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। त्रिभुज में तीनों भुजाएं अगर एक दूसरे के परस्पर समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। और तीनों कोण भी बराबर, आपस में बराबर हों, यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो समबाहु त्रिभुज में 3 कोण, जब ट्रायंगल है तो 3 कोण आपको दिखाई देंगे। 3 एंगल अगर दिखाई देंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 से ज़्यादा तो होना ही नहीं है, यानी कि एक एंगल कितने का होगा, एक एंगल 60 डिग्री का। ये 60, ये 60 और ये 60 है, यानी 60 × 3 = 180 डिग्री। ये तीनों का योगफल होना चाहिए 180 डिग्री। उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कणी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। जहाँ पे भी समबाहु त्रिभुज आपको दिखाई दे दिया, समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत हम यूज कर लेंगे कणी में 3/4 भुजा के स्क्वायर। उसमें एक चीज़ दिया रहेगा भुजा। भुजा अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 3 हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आसानी से कणी में 3/4 भुजा, भुजा मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 कणी में 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा आगे देखा जाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया त्रिभुज 3, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है।
तो शम द्विबाहु, शम मतलब बराबर, द्विबाहु मतलब जिसकी भुजाएं दो भुजाएं जिसकी बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम मतलब कोई बराबर नहीं, बाहु मतलब भुजा जिसकी भुजाएं आपस में समान न हो उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु। समद्विबाहु और विषम बाहु दोनों में जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो तो उसको समद्विबाहु। विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं आपस में न बराबर हो उसको क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक आप लोग लिख लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कर्ण में रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये किसी में आप लोग लगा लीजिएगा, कहीं पे भी आप अप्लाई इसको कर लीजिएगा, ये निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए एस क्या होता है, भुजाओं का योग, एस का ये क्या होता है, परिमाप। एस मतलब ए प्लस, जहाँ एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अभी मैंने क्या बताया, मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जहाँ से चलना स्टार्ट किया और चलते 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 जब अपनी उसी स्थान पर पहुँच जाए तो कुल दूरी का योग क्या होता है, परिमाप होता है। यानी कि परिमाप हो गया, यानी ये बताइए, ये है ए, ये है बी और ये है सी, तीनों भुज आपस में बराबर नहीं है। तो व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, परिमाप है। और एस की वैल्यू कहा था, एस की वैल्यू क्या होती है, परिमाप बटा 2, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका है, कणी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लीजिए कि ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 6। ये एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुज दिया गया है जिनकी भुजाएं 3, 4 और 6 है, मीटर में या सेंटीमीटर जो समथिंग जो दिया रहे। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6। तो इसका क्षेत्रफल यानी विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, असमान है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का कणी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाई ए। अब एस की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया जाए, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 3 प्लस 4 7, 7 6 13, 13 बटा 2। एस की वैल्यू क्या हो गई, 13 बटा 2। अब तुरंत इसमें एस की वैल्यू पुट कर क्या करेंगे, एस की जगह पे 13 बटा 2 और ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 4 और सी की जगह पे 6। इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज। अब हम लोग चतुर्भुज थोड़ा देख लिया जाए। चतुर्भुज, चतुर्भुज 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 किसे कहते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो उसी तरह चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये भी चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। ये भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ये भी है, ये भी चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी है। मतलब आकृति कुछ भी हो लेकिन उसमें हमको दिखाई दे अगर 4 भुजाएं हैं और घिरी हुई है, कहीं पे भी गैप नहीं है, तो उसको चतुर्भुज कहते हैं, उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज में सबसे पहले देखा जाए समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज तो आप लोगों को मैंने बता दी कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन अब समांतर किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर का मतलब होता है कि जैसे देख लीजिए 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं, तो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। कैसे कहा जाएगा कि ये एक दूसरे के समांतर है,
कैसे कहा जाएगा? समानांतर रेखा जो होती है कहीं से भी इनका गैपिंग मापिए, ऊंचाई बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 होगी, यहीं पे, मतलब कहीं पे भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर 2 रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी की जो होती है ना, अगर 5 है तो 5 ही होना चाहिए। अगर सेम है तो वो क्या है? समानांतर है। अगर सेम नहीं है तो वो समानांतर रेखाएं नहीं होती है। तो इस तरीके से समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और समानांतर मतलब समानांतर होनी चाहिए रेखाएं। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये क्या है? समानांतर, एक दूसरे के समानांतर हैं ये और ये, यानी कि इनकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर है, आमने सामने समानांतर है। ये एक दूसरे के समानांतर है, ये एक दूसरे के समानांतर है। ये भुजा बराबर होंगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, और इनकी क्या है? सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगी। सम्मुख कोण मतलब ये जो है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगी, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगी। सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होगी और सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये समानांतर चतुर्भुज होता है। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। कभी भी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसमें पूछा रहेगा तो ये मेंशन जरूर रहेगा कि ये समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा ये है और उनकी ऊंचाई ये है, तो उसकी क्षेत्रफल क्या होगी? तो आधार गुणे ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज है तो आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब देखा जाए थोड़ा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, सम यहाँ बात आ गया। देखिए समानांतर की बात नहीं आई है, यहाँ समचतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। असम मतलब बराबर, यानी बराबर भुजाओं से घिरी हुई आकृति को समचतुर्भुज कहते हैं। ये क्या हमारी समचतुर्भुज। ये क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में मेन क्या है कि इसके जो बीच वाले जो रेखा है ये इसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। इसको विकर्ण कहते हैं। समचतुर्भुज बराबर भुजाएं हैं, ये सब बराबर हैं। ये क्या है? बराबर है, ये बराबर हो गए। ठीक है, उसके बाद जो ये विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी कि 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे यहाँ से यहाँ आया तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी। समद्विभाजित, जब भी 2 विकर्ण एक दूसरे को जहाँ समद्विभाजित कर रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि वो क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे अगर इसको बंद कर दिया जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। ये क्या है? ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। और एक पूरा एक वृत्त अगर घूम लिया जाए तो कुल कितना एंगल हो जाता है? 360 डिग्री। इसी तरीके से ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो यानी कि 4 यहाँ समकोण त्रिभुज बन जा रहे हैं। तो इसका देख लीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुण विकर्णों का गुणनफल। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। 1/2 गुण विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल मतलब ये विकर्ण और ये विकर्ण। अब थोड़ा सा ये देख लिया जाए, नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा अब देख लिया जाए। जैसे
जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज की एक भुजा दी हुई है, मतलब समचतुर्भुज की भुजा दी हुई है, भुजाएं आपस में बराबर होती है। मान लीजिए ये 5 दे दिया या 10 दे दिया, 10 ले लिया जाए, 10, तो ये भी 10 हो जाएंगे, ये भी 10 हो जाएगी और ये भी 10 हो जाएगी। क्लियर है? एक भुजा अगर मालूम है यानी कि चारों भुजा बराबर है, 10 10 है। उसमें से एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा विकर्ण नहीं मालूम है, एक विकर्ण दे रखा है। जैसे मान लीजिए कि इसका एक विकर्ण दे दिया 8 मीटर दे दिया, 8 मीटर ये दे दिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए आप लोग, ये एक विकर्ण की वैल्यू ये 8 दे दिया है। अभी मैंने बताया आपको कि जब भी दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो मिड पॉइंट पे यानी कि समद्विभाजित करती, बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी कि जब ये 8 है तो ये 4 होगा और ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। तो उस तरीके से ये वैल्यू आपकी मिल गई 4 और ये 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो ये कर्ण मिल गया और एक भुजा ये मिल गई, तो ये भुजा मिल जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए सूत्र का आप लोग को मालूम है, कर्ण वर्ग इक्वल टू कर्ण में कर्ण वर्ग इक्वल टू लंब वर्ग धन आधार वर्ग। पाइथागोरस का थ्योरम आपको मालूम है, पाइथागोरस का ही थ्योरम है, कर्ण वर्ग इक्वल टू लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो कर्ण वर्ग यहाँ पे 10, कर्ण का वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर 100 लंब। अब ये देखिए जब ये 90 डिग्री है, ये कर्ण हो गया और ये लंब दे दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा। तो लंब कितना है यहाँ पे? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और आधार स्क्वायर हम निकाल लेंगे यहाँ पे, आधार स्क्वायर 16, इधर 100 माइनस 16 हो जाएगा। तो 100 में से 16 घटेगा तो कितना चला जाएगा? 84 इक्वल टू आधार स्क्वायर। तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार इक्वल टू ये स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कर्ण में 84। और ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी, मिल गई। जब ये वैल्यू मान लीजिए कि 9 पॉइंट समथिंग जो होगा, मान लीजिए 9 हो गया, तो ये 9 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। भाई ये 9 हैगा तो ये भी तो 9 होगा, 9 और 9 18। तो दूसरा विकर्ण आपको मिल जाएगा कितना? 18। अब पहले से एक विकर्ण आपको मिल गया है 8। तो अब तुरंत हम लोग निकाल लेंगे समचतुर्भुज का 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2। पहला विकर्ण कितना था? 8 और दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा? 18। ये 9 है तो 9 दूनी 18। इस तरीके से हम लोग निकाल 9 8 72। इस तरीके से हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ा जाए, धीरे धीरे इस चैप्टर को ख़त्म किया जाए। और एक और बचा हुआ है वृत्त, सर्किल। वृत्त को देख लिया जाए। ये वृत्त है, ये क्या है? इसका केंद्र है, ठीक ना। केंद्र से ये कि इसको क्या बोला जाता है? ये परिध बोला जाता है। सर्कल में इसको क्या बोलता है? परिध बोला जाता है। ये क्या होता है? त्रिज्या। और ये पूरा मिला दिया जाए तो इसको क्या बोला जाता है? व्यास। यानी त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। अगर मान लीजिए ये अगर पूरी वैल्यू 10 है, ये पूरी वैल्यू 10 है, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 5। ये वैल्यू अगर 10 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r से निरूपित करते हैं, तो r इक्वल टू 10/2 मतलब 5। ये त्रिज्या निकल गया 5। अब थोड़ा सा देखा ये जाए को, ये क्या है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, खड़ा है, यहाँ से करते हुए चलता हुआ ये यहाँ तक आ गए, तो कुल दूरी तय कर लिया, जितनी सर्किल है कुल दूरी तय कर लिया। तो जहाँ हम लोग बोलते थे आयत में परिमाप, वर्ग में परिमाप जो बोलते थे कि कुल दूरी का योग, तो यहाँ पे हम परिमाप नहीं बोलते। वृत्त का परिमाप अगर बोलेंगे तो कहेंगे ये मैथ्स, इसको जानकारी नहीं है। वृत्त में परिमाप जो बदल जाता है ये परिध में हो जाता है, तो इसको बोल जाते हैं वृत्त की परिध। वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr।
वृत्त की परिध इक्वल टू 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये दो आप लोगों को एकदम बिल्कुल याद रखना है। त्रिज्या आर से निरूपित करते हैं, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, और वृत्त की परिध इक्वल टू 2 पाई आर, पाई की वैल्यू जहाँ पे 22/7 निरूपित करते हैं, जहाँ पाई इक्वल टू 22/7, 22/7 की वैल्यू 3.14 होती है, तो 22/7 ही अप्लाई करिए। तो वृत्त की परिध इक्वल टू 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इतना आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कि वृत्त की परिध दिया रहेगा, किसी वृत्त का परिध जो भी मान लीजिए, वृत्त की परिध क्वेश्चन दे दिया, वृत्त की परिध इक्वल टू 44 है, 44 मीटर। वृत्त की परिध 44 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्वेश्चन मार्क, त्रिज्या क्या है? क्वेश्चन मार्क, त्रिज्या पूछ रहा है। तो जब वृत्त की परिध मालूम है, वृत्त की परिध इक्वल टू क्या होती है? वृत्त की परिध इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। तो वृत्त की परिध की वैल्यू 44 दिया हुआ है, 44, 2 पाई आर 2, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर, आर की आर। अब देख लिए 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 कम है 7, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 7, त्रिज्या क्या हो गया? 7। उस सेंस में अगर त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, कह देगा कि उसकी व्यास कितनी होगी, आपको घबराने के लिए, मतलब व्यास निकालना है। वृत्त अगर मान लीजिए वृत्त की दे दिया, किसी वृत्त की परिध दे दिया है 44, तो वृत्त का व्यास क्या हो गया? तो व्यास कब निकलेगा? जब वृत्त की त्रिज्या आपको मालूम हो तभी व्यास निकल सकता है। यानी कि वृत्त की त्रिज्या निकल गई 7, तो व्यास कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, इसकी दूनी होती है। तो व्यास इक्वल टू 7 दूनी 14। तो इस तरीके से, जिस तरीके कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ और बता दें आपको, जैसे ये हो गया, क्या है ये? क्या है? अर्धवृत्त। अगर पूरा हो जाता तो ये वृत्त हो जाता है। ये क्या है? अर्धवृत्त। ये हो गया अर्धवृत्त। तो अब देखा जाए इसकी परिध क्या हो जाएगी? अर्धवृत्त की परिध क्या हो जाएगी? अर्धवृत्त की परिध क्या हो जाएगी? मान लीजिए व्यक्ति है, यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ और फिर ये चला पूरी व्यास, तो समझ जाइए कि ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले ये पता करिए, इसकी पूरी वैल्यू कितनी थी? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू थी, सॉरी क्षेत्रफल ये मैं बता दिया। इसकी पूरी दूरी कितनी है? 2 पाई आर। वृत्त की परिध ये अगर पूरा मिला दे तो 2 पाई आर हो जाएगा। केवल इतना ही है तो क्या हो जाएगा? पाई आर। तो पाई आर प्लस इसकी वैल्यू व्यास है, यानी कि त्रिज्या की 2 गुनी, यानी पाई आर प्लस 2r। यानी अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। इसको r कॉमन ले लीजिए, यानी पाई प्लस 2। इस तरीके का अर्धवृत्त का ये परिमाप है। कहीं कहीं अर्धवृत्त से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम लोग को ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि अर्धवृत्त का परिमाप कितनी होगी। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि ये हम लोग को मालूम है कि वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर, तो उसका आधा कर दिया जाए, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई आर। ये पूरी त्रिज्या की 2 गुनी व्यास यानी 2r जोड़ दिया जाए, तो इसकी पूरी ये परिमाप हो गई, इसकी परिमाप हो गई, ठीक है। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल था, तो अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर बटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, 2 से भाग दे देंगे, इस तरीके से निकल जाएगा। एक चीज़ और देखिए, या एंगल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक मिनट, ये है, ठीक है ना, ये हो गया। ये क्या होता है? ये चाप होता है। परिध को चाप भी बोला जाता है, परिध को चाप बोला जाता है। जैसे ये टोटल चाप की ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर होता है पूरी परिध, 2 पाई आर होती है,
ये एक बार नोट कर लीजिएगा, 2 पाई आर थीटा बटा 360, 2 पाई आर थीटा बटा 360। जैसे एक अगर पूरा एंगल अगर घूम जा रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो अब हमको ये चाप की वैल्यू पता करनी है और एंगल दिया रहेगा कि 70 डिग्री पे कि 60 डिग्री पे कि उसकी चाप की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर यहाँ कोण बन जाएगा 60 डिग्री का तो उस पर क्या बन जाएगा, तो चाप की वैल्यू होती है 2 पाई आर थीटा बटा 360। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर है त्रिज्या, थीटा जो एंगल बन रहा है, अब बाकी टोटल 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ये चाप की वैल्यू 2 पाई आर थीटा बटा 360। उसी टर्म में अगर क्षेत्रफल पूछ दिया रहेगा, अगर जो चाप बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उस एंगल पे उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल में निकाल लेंगे हम पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये भी नोट कर लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा मतलब ये पूछ देगा कि 60 डिग्री एंगल पे उसका क्षेत्रफल क्या होगी, उस चाप का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरीके से क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्षेत्रफल का क्वेश्चन हल करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, ओके। आगे अब प्रैक्टिस अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।